नमस्कार दोस्तों। हाय गाइस। कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर दैट इज़ रिसोर्सेज। आज हम क्लास 10th के ज्योग्राफी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का ये चैप्टर पहला चैप्टर है, बहुत इजी सा चैप्टर है और इसमें डिटेल में रिसोर्सेज से रिलेटेड बहुत सारी बातें की गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर रिसोर्सेज। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज। Anything available in the environment and can be used to satisfy the needs of human being is called as resource। ठीक है, जो भी हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है और जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है वो सभी चीज़ें रिसोर्स कहलाती हैं। ठीक है, रिसोर्स में सभी चीज़ें आती है जो हमारे काम में आती है और हमारे पर्यावरण में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे वाटर, लैंड, एयर, मिनरल्स, वाइल्ड लाइफ एट्सेट्रा। ये सब जो है वो हमारे लिए रिसोर्स है, हम सब के लिए यूज़फुल है। अब रिसोर्स डायरेक्टली भी यूज़फुल होते हैं, इनडायरेक्टली भी यूज़फुल होते हैं, लेकिन सभी चीज़ें जो उपयोग में आती है दैट इज़ रिसोर्स। अब रिसोर्स को जो है बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन वेरियस बेसिस। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द 4 types of resources on the basis of which they are classified. First, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मीन्स जैविक एंड अबायोटिक मीन्स अजैविक। ठीक है, इनकी मीनिंग, डेफिनेशंस और इनके अंतर जो है आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, समाप्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकार, और इसमें 2 प्रकार है, रिन्यूएबल नवीकरणीय और नॉन रिन्यूएबल अनवीकरणीय। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के 4 प्रकार हैं, व्यक्तिगत या निजी संसाधन, कम्युनिटी यानी सामुदायिक संसाधन, नेशनल यानी राष्ट्रीय संसाधन, इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार। पोटेंशियल रिसोर्सेज, संभावी संसाधन, डेवलप रिसोर्स, विकसित संसाधन, स्टॉक रिसोर्सेज, भंडार, और रिजर्व यानी संचित रिसोर्सेज या संसाधन। ठीक है, तो ये वेरियस बेसिस है जिनके बेस पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। अब हम आते हैं एक एक करके संसाधनों के प्रकार पर। तो सबसे पहले आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन की 2 प्रकार हैं, बायोटिक, अबायोटिक, जैविक, अजैविक। बायोटिक का मतलब होता है दोज रिसोर्सेज विच हैज़ लाइफ आर कॉल्ड बायोटिक। ऐसे संसाधन जो जीवित पदार्थों से बने हैं या जीवित होते हैं, दे आर बायोटिक रिसोर्सेज लाइक प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स एट्सेट्रा। ठीक है, जो भी जीवित पदार्थों से बने हैं, जीवित हैं, ऐसे सारे रिसोर्सेज बायोटिक हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स हैं। और अबायोटिक हैं दोज रिसोर्सेज वी डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड एज अबायोटिक, जिनके अंदर जीवन नहीं है, जो निर्जीव हैं, ऐसे सारे संसाधनों को अबायोटिक कहा जाता है, जैसे लैंड, वाटर, मिनरल्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है बायोटिक अबायोटिक का डिफरेंस। जो जीवित हैं, सजीव हैं, दे आर बायोटिक, जैविक, और जो निर्जीव हैं, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, दे आर अबायोटिक। फिर आते हैं हम नेक्स्ट दूसरे टाइप के वर्गीकरण के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, समाप्यता के आधार पर। बहुत सारे संसाधन इस पृथ्वी पर ऐसे हैं जो यूज़ करने के बाद समाप्त हो जाते हैं, दे आर नॉन रिन्यूएबल। और बहुत सारे ऐसे हैं जो समाप्त नहीं होते हैं, जो बार बार यूज़ में लाए जा सकते हैं, फिर से पुनः प्राप्य हो जाते हैं, फिर से मिल जाते हैं, दे आर रिन्यूएबल और नवीकरणीय। ठीक है, तो बहुत सिंपल से इसके एग्जांपल है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर, ये जितने भी हैं ये अपने चक्र को पूरा करने के बाद पुनः प्राप्त हो जाते हैं। पेड़ पौधों को हम फिर से लगा सकते हैं, उनके बीजों से हम फिर से नए पेड़ पौधे प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी जानवर, एनिमल्स हैं, वो फिर से रिप्रोड्यूस्ड होते हैं। वाटर जो है, रेन वाटर साइकिल जो होता है, वाटर साइकिल के थ्रू फिर से हमारे पास पहुंच जाता है। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हुए। नॉन रिन्यूएबल जो यूज़ में आने के बाद फिर समाप्त हो जाते हैं और उनको बनने में, फिर से रिकन्स्ट्रक्ट होने में इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम और मिलियंस ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जिनमें लगते हैं। दे आर मेटल्स, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल जितने भी हैं, दे आर
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, अनवीकरणीय संसाधन। फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पर रिसोर्स के चार प्रकार है। स्वामित्व के आधार पर मालिक कौन होते हैं उद्योग के, तो उसके आधार पर ऐसे उद्योग जिनका मालिक कोई पर्सन होता है, कोई व्यक्ति होता है, उसे इंडिविजुअल या निजी या व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। दे आर लैंड, किसी की अपनी ज़मीन है, किसी का प्लॉट है, किसी का कुआं है, किसी का तालाब है। दे आर इंडिविजुअल रिसोर्स जो पर्सनल होते हैं, पर्सनल प्रॉपर्टी होते हैं। कम्युनिटी रिसोर्स या सामुदायिक संसाधन उन्हें कहते हैं जो सार्वजनिक होते हैं, जिसका यूज़ सभी करते हैं और जो गवर्नमेंट के तरह से कंट्रोल में रहते हैं, जिसकी ओनर गवर्नमेंट होती है, कोई पर्सन नहीं होता है, इंडिविजुअल पर्सन जिसका ओनर नहीं होता है। जैसे पास्चर लैंड या ग्रेजिंग लैंड जहाँ जानवर चरते हैं वो सार्वजनिक चरागाह जिन्हें हम कहते हैं। बरियल्स होते हैं जहाँ सभी लोगों को दफनाए जाते हैं। पार्क्स होते हैं जहाँ सभी लोग घूमने फिरने आते हैं। दी ऑल आर कम्युनिटी या सामुदायिक रिसोर्सेज। फिर आते हैं नेशनल, राष्ट्रीय रिसोर्स। ऐसे सारे संसाधन जो किसी देश की सीमा के अंदर पाए जाते हैं। दे आर मिनरल्स, दे आर नेशनल रिसोर्स लाइक मिनरल्स, फॉरेस्ट, रिवर्स, जो देश की सीमा के अंदर मिलते हैं, वो सारे सब राष्ट्रीय संसाधन हैं। ठीक है। फिर आते हैं इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो देश की सीमा के बाहर भी पाए जाते हैं, और अगर समुद्री सीमा की बात करें तो ओशन अप टू 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक जो किसी देश की सीमा के बाहर रहते हैं, दे आर ऑल आर इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ठीक है। और इन्हें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में भी माना जाता है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज को। ठीक है। फिर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर संसाधनों के प्रकार। विकास के आधार पर संसाधनों के प्रकार में सबसे पहले है संभावी, पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्स जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दे हैव द पोटेंशियल टू बी यूज्ड इन फ्यूचर। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन एन एरिया बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज। रिसोर्सेज जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन अभी तक जिनका यूज़ नहीं किया गया है। दे आर नॉट बीइंग यूटिलाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान एंड गुजरात हैज़ इनफ पोटेंशियल टू प्रोड्यूस सोलर एनर्जी ड्यू टू क्लाउडलेस स्काई एंड मोर टेम्परेचर। जैसा कि राजस्थान और गुजरात जो कि इंडिया के हॉट एरियाज़ में से आते हैं, जहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, और इन एरियाज़ में जो सोलर एनर्जी है उसका हम बहुत अधिक मात्रा में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वी आर नॉट डूइंग दैट। हम अभी उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर वी विल यूज़ इट। दैट्स वाई इट इज़ अ पोटेंशियल रिसोर्स। तो पोटेंशियल रिसोर्स उन्हें कहते हैं जो अभी यूज़ में नहीं आ रहे, भविष्य में यूज़ में आएंगे। ठीक है। दे आर पोटेंशियल रिसोर्स। फिर बात करते हैं डेवलप्ड रिसोर्स, विकसित संसाधन। विकसित संसाधन पोटेंशियल का बिल्कुल उल्टा है। ऐसे सारे संसाधन जो हम यूज़ कर रहे हैं। व्हेन रिसोर्सेज फाउंड इन ए रीजन आर सर्वेड बाय इंजीनियर एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। ऐसे सारे संसाधन जो फाइंड आउट कर लिए गए हैं, जिनकी जानकारी मिल गई है, उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों डिटरमाइन हो चुकी है, और जिनका यूज़ भी कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड डेवलप रिसोर्स। ऐसे संसाधनों को हम डेवलप, विकसित संसाधन कहते हैं। और संसाधनों को, विकसित संसाधनों को यूज़ में आने के लिए टेक्नोलॉजी और कैपिटल यानी पैसा और पूंजी या तकनीक जो है बहुत उपयोगी रहती है संसाधनों को विकसित संसाधन बनाने में। अगर ये दोनों चीज़ें अवेलेबल है तो जिन संसाधनों की हमें जानकारी है उनका हम जो है उपयोग कर सकते हैं, और उपयोग में किए गए जो है वो विकसित संसाधन। फिर आते हैं थर्ड टाइप के, दैट इज स्टॉक, भंडार। Material found in our environment can satisfy many of our need, but they are not used because of lack of appropriate technology. संसाधनों में से ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं जो हमारे पर्यावरण में पाए जाते हैं और जिनका हम यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन यूज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी लैक इन टेक्नोलॉजी। उनके निकालने की उपयुक्त टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए वी आर नॉट यूजिंग दैम। फॉर एग्जाम्पल, वाटर हैज़ हाइड्रोजन, a good source of energy, but due appropriate technology water is not being used as fuel. ठीक है। पानी जो है उसमें हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन इज़ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन से जो है एनर्जी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन अभी हमारे पास वाटर से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। इसलिए वाटर का जो है एज ए फ्यूल पेट्रोल डीजल की जगह यूज़ नहीं हो रहा है, और इसलिए
अभी वो स्टॉक रिसोर्स में आता है, लेकिन इन फ्यूचर जब हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी तब शायद पानी का यूज़ जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस या एज ए फ्यूल, ईंधन के रूप में पेट्रोल डीजल की जगह किया जा सकेगा। तो इट इज़ स्टॉक रिसोर्स। फिर आते हैं रिजर्व रिसोर्स, संचित भंडार। रिजर्व इज दोज पार्ट ऑफ स्टॉक विच कैन बी यूटिलाइज यूजिंग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। रिजर्व स्टॉक के उस भाग को कहा जाता है। रिजर्व जो है स्टॉक का भाग है, भंडार का भाग है, वो भाग है जिसका एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से यूज तो हम कर सकते हैं बट वी आर नॉट यूजिंग, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग यूज्ड एंड दे हैव बीन लेफ्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन। लेकिन हम उनका यूज़ नहीं कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हम उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनको भविष्य के लिए, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बचा कर रखा है। दे आर कॉल्ड रिजर्व्स, उन्हें रिजर्व कहते हैं। ठीक है, तो रिजर्व मीन्स जिसको टेक्नोलॉजी होने के बाद भी बचाया गया, दैट इज रिजर्व। और स्टॉक मीन्स जो बचा हुआ है क्योंकि उसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, slight difference between stock and reserve, but it is very important in examination. This question will be asked about the difference between stock and reserve, so you have to clear this concept of stock and reserve. ठीक है, तो ये हो गए on the basis of development। ठीक है, फिर जितने भी टाइप के रिसोर्सेज हैं उन सारे रिसोर्स को मनुष्य अपने सोसाइटी और जो ये सभ्यता संस्कृति है उसके डेवलपमेंट के लिए यूज़ करता है। लेकिन बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जिनका इतना अधिक मात्रा में यूज़ कर लिया गया है कि वो या तो ख़त्म होने वाले हैं या ख़त्म हो चुके हैं, और अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो ऐसे में हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है वो डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो ये डेवलपमेंट ना रुके उसके लिए एक नई मॉडर्न कंसेप्ट जो अभी चल रही है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंदी में कहते हैं सतत पोषणीय विकास। अब इसकी डेफिनेशन, फुल डेफिनेशन क्या है? डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाता है उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। दिस डेवलपमेंट मीट्स द डिमांड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन। ऐसा विकास वर्तमान की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकता है और भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकता है, तो उसे सतत पोषणीय विकास कहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड इट इज़ द नीड ऑफ एन आवर, ये आज की आवश्यकता है। अगर ऐसा हमने नहीं किया तो हमारा जो सारा विकास है वो अचानक से रिसोर्स खत्म हो जाने पर स्टॉप हो जाएगा, और इस स्टॉप को अगर हमें रोकना है तो हमें संसाधनों को बचाना होगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। इट इज़ वेरी वेरी इसेंशियल। अब बात करते हैं सतत पोषणीय विकास की इस अवधारणा की शुरुआत कैसे हुई, कैसे वर्ल्ड में ये विचार आया कि हमें संसाधनों को बचाना है और इस विकास को कंटिन्यू रखना है। तो इसकी शुरुआत होती है वर्ल्ड अर्थ समिट, विश्व पृथ्वी सम्मेलन। विश्व का जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ उससे यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आइडियोलॉजी जो है वो अस्तित्व में आई। अब अर्थ समिट इज एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट। विश्व पृथ्वी सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जो पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इट वॉज हेल्ड इन रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील इन 1992। और ये पहला विश्व पृथ्वी सम्मेलन जो है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में 1992 में आयोजित किया गया। इन द कॉन्फ्रेंस लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड डिस्कस अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द अडॉप्टेड 21 पॉइंट्स पॉलिसी विच इज़ कॉल्ड एजेंडा 21। और इसी सम्मेलन में विश्व के सम्मानित नेताओं ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की विचारधारा को एक्सेप्ट किया कि वी हैव टू फॉलो द सस्टेनेबल डेवलपमेंट आइडियोलॉजी। हमें सतत पोषणीय विकास को अपनाना पड़ेगा, और उसको प्राप्त करने के लिए विश्व के इन सभी देशों ने उस सम्मेलन में 21 बिंदुओं के ऊपर सहमति व्यक्त की कि अगर हम इन 21 बिंदुओं को अपना लें तो सतत पोषणीय विकास किया जा सकता है। तो सभी देशों में जो उपस्थित देश थे उन सब उपस्थित सभी देशों के नेताओं ने उन 21 बिंदुओं को अपने अपने देश में इम्प्लीमेंट करने पर सहमति जताई, और उन्हीं 21 बिंदुओं को जो है एजेंडा 21
कहा जाता है, जो कि विश्व पृथ्वी सम्मेलन 1992 के ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में सतत पोषणीय विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से एजेंडा 21 को एक्सेप्ट किया गया था। अब इस एजेंडा 21 में से एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि हर देश अपने अपने देश के जितने भी अवेलेबल रिसोर्स है उन रिसोर्स के उपयोग की एक योजना बनाए, और उसे ही कहा जाता है रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो यहाँ रिसोर्स प्लानिंग एट इट्स स्टेप्स। तो हम भारत में संसाधनों की उपयोग की क्या योजना है और संसाधन नियोजन जिसे कहते हैं वो क्या है और इसके क्या क्या स्टेप्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। रिसोर्स प्लानिंग इज मेथड टू यूज द रिसोर्सेज इन ऑप्टिमम वे। रिसोर्स प्लानिंग जो है किसी भी देश में उपलब्ध रिसोर्स का अधिकतम उपयोग करने की योजना को कहा जाता है। रिसोर्स प्लानिंग इज मेथड टू यूज द रिसोर्सेज इन ऑप्टिमम वे सो दैट मैक्सिमम बेनिफिट शुड रीच टू मैक्सिमम पीपल, जिससे इन रिसोर्स का अधिकतम उपयोग अधिकतर लोगों को मिल सके। रिसोर्स प्लानिंग ऑल्सो मीन्स अवॉइडिंग वेस्टेज। रिसोर्स प्लानिंग में वेस्टेज का जो है उसको भी कम से कम करना है। मिस यूज एंड ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का मिस यूज भी, दुरुपयोग भी रोकना है और साथ ही साथ उसका अधिक उपयोग जो है उसको भी रोकना है। देयर आर 3 स्टेप्स फॉर रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। भारत में रिसोर्स प्लानिंग की 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, भारत में संसाधन नियोजन की योजना जो है 3 तरीकों से इम्प्लीमेंट की जा रही है। फर्स्ट स्टेप इसकी जो है दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स बाय सर्वेइंग एंड मैपिंग। तो पहला स्टेप इसका जो है रिसोर्स प्लानिंग का इंडिया में है वो है संसाधनों की पहचान, और पहचान के बाद उनकी एक इन्वेंट्री या लिस्ट बनाना। ठीक है, संसाधन कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से हैं और वो कितनी मात्रा में हैं, जिसको सर्वे और मैपिंग के द्वारा फाइंड आउट करना। तो संसाधनों का पता लगाना और उनकी सूची तैयार करना, ये है भारतीय संसाधन नियोजन की पहली स्टेप। पहला जो काम है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री मैकिंग। ठीक है, फिर संसाधन नियोजन का दूसरा पार्ट है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर टू यूज द रिसोर्सेज विथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। फिर इन संसाधनों, जितने भी संसाधन देश में अवेलेबल है जो उस इन्वेंट्री या लिस्ट में लिखे गए हैं सर्वेइंग मैपिंग के थ्रू, उन संसाधनों का उपयोग करने संबंधी एक ऐसी योजना बनाना, एक ऐसी प्लानिंग करना जिसके द्वारा उपलब्ध तकनीक की सहायता से उनका जो है समुचित उपयोग किया जा सके, उन रिसोर्सेज का जो है उपयोग किया जा सके। ऐसी प्लानिंग स्ट्रक्चर डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना जिससे हम इन संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकें। फिर तीसरा है कि हमारे पास जितने भी संसाधन हैं उनका उपयोग करने की योजना के कितने संसाधन जो हैं कब कब कहाँ कहाँ उपयोग करने हैं, उस योजना को देश के विकास की योजना से मैच करना। मैचिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विथ नेशनल डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, संसाधन नियोजन की योजना को देश के विकास की योजना से मैच करना कि अभी आगे आने वाले 10 साल में हम देश का इतना विकास करेंगे और उन 10 सालों में हम इतने संसाधनों का उपयोग करेंगे, फिर उसके अगले 10 सालों में देश का ये विकास करना है और इन संसाधनों का उपयोग करना है। तो इस तरह से दोनों ही योजनाओं को मैच करते हुए सतत पोषणीय विकास को प्राप्त करना है। ये जो है भारतीय संसाधन नियोजन की योजना है। देयर आर 3 स्टेप्स, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री मैकिंग, सेकंड वन टू इवॉल्व अ इंफ्रास्ट्रक्चर टू यूज द अवेलेबल रिसोर्सेज, एंड थर्ड वन इज टू मैच द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ नेशनल डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत ईजी सा है। फिर बात करते हैं कि जितने भी संसाधन अवेलेबल हैं उन संसाधनों को किस तरह से हम संरक्षित रख सकते हैं। नीड एंड मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो संसाधन नियोजन से संबंधित एक इम्पोर्टेंट कोटेशन महात्मा गांधी ने कहा है, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, ही सेड दैट देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड।
उन्होंने कहा है कि हम सभी लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारी अर्थ पर पर्याप्त संसाधन है, इनफ रिसोर्सेज फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। लेकिन ये जितने भी संसाधन अवेलेबल हैं वो हमारी आवश्यकता तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लालच को पूरा नहीं कर सकते। यानी हम अगर उनका ज़्यादा से ज़्यादा लालची होकर उपयोग करते जाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, वो अनलिमिटेड नहीं है। दिस इज़ द कोटेशन बाय महात्मा गांधी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली इसके ऊपर प्रश्न भी आता है कि इसको समझाइए। वी शुड कंजर्व रिसोर्स फॉर फॉलोइंग रीजन। अब हमें संसाधनों को क्यों बचाना है, क्या इसके कारण है जिसके लिए हमें संसाधन बचाने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला है रिसोर्स आर नॉट फाउंड एवरीवेयर। रिसोर्स हर जगह अवेलेबल नहीं है, हर जगह रिसोर्स नहीं होते, कहीं कहीं मिलते हैं। सो वी हैव टू कंजर्व रिसोर्स, ताकि जिन जहाँ अवेलेबल नहीं है उन लोगों तक हमें उन रिसोर्सेज को पहुँचाना है, तो रिसोर्स कंजर्वेशन करना पड़ेगा। रिसोर्स आर लिमिटेड, रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं है, उनकी क्वांटिटी लिमिटेड है। मैनी ऑफ द रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल, और बहुत सारे रिसोर्सेज इनमें से ऐसे हैं जो नॉन रिन्यूएबल फिर से नहीं बनते हैं, तो ऐसे में हमें रिसोर्स कंजर्वेशन की ज़रूरत है। थर्ड, रिसोर्सेज शुड बी, तीसरा हमें रिसोर्सेज को बचाना है क्योंकि रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व फॉर रिड्यूसिंग ऑल काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन से बचाने के लिए हमें इन संसाधनों को बचाना है। पोल्यूशन जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी रिसोर्सेज को बचाना है। रिसोर्सेज आर ऑल्सो कंजर्व फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्स को हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बचाना है कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो रिसोर्स बचे रहेंगे तभी ये हो पाएगा, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। और फिफ्थ रीज़न इज़ कंजर्वेशन इज़ नीडेड टू प्रोटेक्ट नेचुरल हेरिटेज। और हमारी ये जो प्राकृतिक विरासत है उसको बचाने के लिए भी हमें कंजर्वेशन या संरक्षण करना ज़रूरी है, संसाधनों को बचाना ज़रूरी है। दीज आर द 5 रीजन्स वाई वी शुड कंजर्व आवर रिसोर्सेज। फिर बात करते हैं कैसे करें। मैथड्स फॉर मेजरमेंट फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन आर एज अंडर, इस तरह से हैं। ठीक है, तो किस तरह से संसाधन संरक्षण करें, तो वेस्टेज, मिसयूज एंड ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज शुड बी अवॉइडेड। किसी भी संसाधन का जो है व्यर्थ उपयोग, दुरुपयोग या उसका अधिक उपयोग, इन सबको अगर हम अवॉइड करते हैं तो संसाधन या रिसोर्स कंजर्वेशन हो सकता है। दूसरा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड मोर। जो रिन्यूएबल है, नवीकरणीय है, उनका उपयोग हमें ज़्यादा करना है और नॉन रिन्यूएबल का उपयोग कम करना है। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, दीज आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो इनका हम यूज़ करेंगे तो जो है वो रिसोर्सेज बचे रहेंगे। ओल्डर टेक्नोलॉजी शुड बी रिप्लेस विथ न्यूअर। पुरानी टेक्नोलॉजी की जगह हमें नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। मॉडर्न एंड एफिशिएंट टेक्नोलॉजी जो वेस्टेज को और जो है मिसयूज़ को रोकती है। तो ओल्डर टेक्नोलॉजी का, लेटेस्ट नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग अगर हम करते हैं तो रिसोर्स कंजर्वेशन हो सकता है। फिर अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड अमंग पीपल। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है लोगों में जागरूकता का विकास करना। लोगों को जागरूक करेंगे तो हम रिसोर्स कंजर्वेशन को बचा पाएंगे। लोग अपने अपने लेवल पर रिसोर्स का मिसयूज़, वेस्टेज और ओवर यूज़ को कम कर पाएंगे। फिर गवर्नमेंट शुड पास स्ट्रिक्ट लॉज फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट को उद्योगों की स्थापना और उनकी स्थिति से संबंध में बहुत स्ट्रिक्ट लॉज पास करने, कहाँ उद्योग खोलने हैं और कितने खोलने हैं, कितना उनको परमिशन देना है, ये सारे जो रूल्स है, जो गवर्नमेंट का पार्ट है, उसमें स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए और उनका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके द्वारा भी हम रिसोर्स कंजर्वेशन कर सकते हैं। फिर आता है यूज आइटम शुड बी रिसाइकल्ड यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी आइटम्स एक बार रिसोर्स का उपयोग करने पर हम जब उपयोग कर लेते हैं तो उस आइटम को अगर हम फिर से रिसाइकल्ड करें और उसका बार बार उपयोग करते रहें, पुनः चक्रण की प्रक्रिया को अपनाएं, तो रिसोर्स कंजर्वेशन की जो प्रोसेस है उसको हम बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो दीज आर द वेरियस वेज इन विच रिसोर्स कैन बी कंजर्व्ड। फिर अब आते हैं हम डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज। तो अर्थ पर सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिस पर सारे रिसोर्स अवेलेबल होते हैं, दैट इज लैंड। भूमि ही वो संसाधन है जिस पर बाकी सारे संसाधन पाए जाते हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स।
लैंड इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पसेज इन ए कंट्री। किसी भी देश के पास जो लैंड अवेलेबल है उसको बहुत सारे पर्पज़ में यूज़ होता है। इंडिया हैज़ वास्ट लैंड रिसोर्स, भारत के पास बहुत अधिक एरिया है। इंडिया इज़ द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन एरिया। टोटल एरिया ऑफ आवर कंट्री इज अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। India ranks 7th in the world in terms of size, but most of parts are covered by either mountain or plateau. India has only 43% plain where agriculture is possible. Mountains are good source of biotic resources where varieties of minerals are found in the plateau. ठीक है, तो हर देश के पास जो ज़मीन होती है उसमें उसका अलग अलग कार्यों में उपयोग होता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया है, लेकिन उसमें से 43% ही एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल हैं। बाकी के जो एरियाज़ हैं वो या तो माउंटेन्स हैं या प्लेट्यू हैं। ये एरिया भी बायोटिक रिसोर्सेज के या मिनरल्स की जो एक्सट्रैक्शन के लिए उपयोग में आ सकते हैं, इनका भी उपयोग है, लेकिन 43% इज़ अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, अब किसी भी देश में लैंड का जो यूज़ होता है, भूमि उपयोग जो होता है, वो अलग अलग कार्यों में होता है। जैसे कैसे कैसे होता है, किसी देश में जो है लैंड का अधिकतम उपयोग जो है फॉरेस्ट में किया जा सकता है, कहीं जो है बहुत सारी लैंड जो है कल्टीवेशन के लिए यूज़फुल नहीं होती है, कहीं कहीं पर कल्टीवेटेड लैंड भी होती है, कहीं कहीं फैलो लैंड या नेट सोन एरिया है। डिफरेंट डिफरेंट यूज़ हैं लैंड के जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में होते हैं। अब ये क्या होते हैं, इनकी परिभाषाएं क्या हैं। कुछ ऐसी लैंड होती है जो विशेष कार्यों में उपयोग में की जाती है, इसका उपयोग नहीं होता है, तो वो क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। कृषि अयोग्य भूमि किसे कहते हैं? ऐसी भूमि दैट इंक्लूड्स बैरन लैंड, बंजर भूमि, वेस्ट लैंड जो है बेकार भूमि, एंड लैंड विच इज़ यूज फॉर बिल्डिंग रोड, पार्क्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसी सारी भूमि जो कृषि उपयोगी नहीं है, जो खाली बेकार पड़ी हुई है, या फिर जिसका उपयोग अन्य कार्यों में जैसे रोड बनाने में, मकान बनाने में, फैक्ट्रीज बनाने में होता है, दैट इज कृषि अयोग्य भूमि या लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन उसे कहा जाता है। फिर दूसरा बात करते हैं हम फैलो लैंड। फैलो लैंड जो है इज दैट लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड बाय द फार्मर। फैलो लैंड उस भूमि को कहा जाता है जो फार्मर ने उस पर खेती नहीं किया, जिसको जोता नहीं है। लीव सम लैंड टू गिव रेस्ट टू द लैंड। ठीक है, फार्मर बहुत सी बार क्या करते हैं, कुछ ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं ताकि उसका जो फर्टिलिटी है वो फिर से उसमें आ जाए। तो वो सारी ज़मीन जो खाली छोड़ दी जाती है, जिस पर खेती की नहीं जाती, की तो जा सकती है लेकिन करते नहीं है, दैट इज फैलो लैंड। लैंड्स आर ऑल्सो लेफ्ट फैलो ड्यू लो रेनफॉल। ठीक है, बरसात कम होने की वजह से बहुत सी ज़मीन को खाली छोड़ा जाता है। लैक ऑफ कैपिटल, पैसा नहीं होता किसानों के पास, तो भी वो क्या है, बहुत सी बार ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं, या फिर अच्छे बीजों की अनुपलब्धता होने पर भी ज़मीन को खाली छोड़ा जाता है। देयर आर वेरियस रीजंस टू लेफ्ट द फैलो लैंड। फैलो लैंड फॉर 1 और लेस देन ओवर 1 ईयर इज कॉल्ड करंट फैलो। अब ऐसी जमीन जो एक या एक से कम वर्ष तक खाली छोड़ी जाती है उसे करंट फैलो लैंड कहा जाता है। ठीक है, इफ लैंड इज लेफ्ट फैलो फॉर मोर देन 1 बट लेस देन 5 ईयर इट इज कॉल्ड एज अदर फैलो लैंड। और ऐसी फैलो लैंड अनुपयुक्त भूमि जिसको 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम के लिए खाली छोड़ा जाता है उसे अदर फैलो लैंड कहा जाता है। तो दीज आर द वेरियस टर्म्स यूज्ड फॉर फैलो लैंड। फिर आते हैं नेट सोन एरिया। ठीक है, कुल बोया गया या सकल बोया गया क्षेत्र। इट इज़ द एक्चुअल लैंड ऑन विच एग्रीकल्चर इज डन। नेट सोन लैंड उस एरिया को कहते हैं जहाँ पर वो एरिया होता है जहाँ पर खेती की जाती है। सम पार्ट्स ऑफ नेट सोन एरिया इज यूज्ड मोर देन 1 टाइम इन ए सिंगल एग्रीकल्चर सीजन। खेत का कुछ पार्ट ऐसा होता है जहाँ पर एक ही वर्ष में एक से अधिक बार जो है उस पर फसल उगाई जाती है। व्हेन दिस लैंड इज एडेड विद नेट सोन एरिया इट इज कॉल्ड ग्रॉस सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। और जब नेट सोन एरिया को उस पार्ट को भी जिस पर एक से अधिक बार कृषि की जाती है उसको भी नेट सोन एरिया में जोड़ दिया जाता है, तो उसे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया या सकल बोया गया क्षेत्र कहा जाता है। कुल बोया गया क्षेत्र वो जिसमें एक बार साल में कोई फसल उगाई जाती है
और सकल बोया गया क्षेत्र उसको कहते हैं जिसमें एक से अधिक बार बोई गई जमीन को भी ऐड किया जाता है। ठीक है, तो दैट हल्का सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, कुल बोया गया क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र, ये दोनों की परिभाषा आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन की। लैंड का हम वेरियस पर्पज़ में मेनली एग्रीकल्चर भी यूज़ करते हैं और उसके अलावा भी अन्य कार्यों में यूज़ होता है, और उसकी वजह से भूमि खराब हो जाती है, भूमि क्षरण जो वो हो जाता है। तो इसके क्या क्या कारण है? लोअरिंग द क्वालिटी ऑफ लैंड अप टू सच एन एक्सटेंट दैट द लैंड बिकम अनफिट फॉर एनी यूज़। जमीन का इतना अधिक उपयोग करना या इस तरह से उपयोग करना कि वो जमीन आगे किसी काम में उपयोग में आए ही नहीं, इट इज़ कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। इसी को भूमि क्षरण या भूमि अपक्षय कहते हैं। अबाउट 1.30 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड आर डिग्रेडेड इन इंडिया। इंडिया में 1.30 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है खराब हो चुकी है। फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, और नीचे दिए गए कारण हैं हमारे इस लैंड डिग्रेडेशन के, भूमि खराब होने के। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, वनोन्मूलन, वनों का कटना जो है वो भूमि क्षरण का पहला कारण है। दूसरा इरोजन, अपर्दन जिसको कहते हैं, रेन वाटर और विंड के द्वारा बहुत सारी ज़मीन जो है कट फट जाती है, सोइल जो है बह जाती है, उड़ जाती है। फिर वाटर लॉगिंग बाय लो लाइंग एरिया, नीचे के क्षेत्रों में पानी भर जाता है और पानी भर जाने से उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, उसमें क्षारीय तत्व जो है बहुत सारा जमा हो जाते हैं और वो अनुपजाऊ हो जाती है। ठीक है, तो नीचे के क्षेत्रों में पानी भरना बरसात का, और वो जो पानी बहुत समय तक जमा रहता है जिसको वाटर लॉगिंग कहते हैं, ये भी भूमि क्षरण का एक बड़ा कारण है। इंक्रीजिंग सैलिनिटी, फिर आता है क्षारीय पदार्थ का जो है, सॉल्ट का पानी के अंदर बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी में जमा हो जाता है ड्यू टू ओवर इरिगेशन, ज़्यादा इरिगेशन करने के, स्पेशली पंजाब वाला जो पार्ट है वहाँ पर और ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड जो है अनयूजेबल हो गई है। डंपिंग ऑफ अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये एक बहुत बड़ा कारण है आजकल का, कि शहरों का जो वेस्ट है और इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको खेतों या ज़मीन के अंदर फेंक दिया जाता है, और उसकी वजह से वो ज़मीन ख़राब हो जाती है। उसमें बहुत सारे केमिकल्स जो होते हैं वो ज़मीन को ख़राब कर देते हैं। और फिर एक और बड़ा कारण है माइनिंग एंड क्वैरिंग। माइनिंग, खनन और आखनन जो है उसके द्वारा बहुत सारा एरिया जो है ज़मीन का खोद दिया जाता है, और उसकी वजह से लैंड इरोजन और बाकी सारी प्रोसेस हो जाती है, फॉरेस्ट जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से जो है लैंड डिग्रेडेशन होता है। दीज आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। नेक्स्ट रिसोर्स है हमारे पास, दैट इज सोइल। सोइल एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है जो मनुष्य की भोजन की आवश्यकता को पूरा करने में काम में आता है। सबसे पहले हम देखते हैं सोइल का क्या अर्थ होता है। मीनिंग ऑफ सोइल, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट unrenewable resource. It is upper part of the crust which is loose and fragmented. It has air, water and minerals contents, and it supports growth of plants. Bacteria and other small organisms are also found in the soil which makes it more fertile. तो अर्थ के ऊपर का जो uppermost layer of the earth that is made up of small tiny particles is soil. अर्थ की सबसे ऊपरी परत जो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, जिसमें ह्यूमस भी होता है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, और जो फर्टाइल होती है, और उसकी फर्टिलिटी की वजह से ही अर्थ पर जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, और इसी प्रोडक्शन की वजह से ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर पाते हैं। तो इस वजह से सोइल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। जो है मिट्टी या मृदा हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स है। अब हम बात करते हैं सोइल या मिट्टी बनती कैसे। फॉर्मेशन ऑफ सोइल, सोइल इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ रॉक्स। ठीक है, चट्टानों के टूटने फूटने और अपरदन की प्रक्रिया से मिट्टी का निर्माण होता है। टेम्परेचर एंड रेनफॉल ब्रेक डाउन द रॉक इनटू स्मॉलर पार्ट्स। जो सन का टेम्परेचर है और जो बरसात होती है उसकी वजह से चट्टानें टूट फूट जाती है और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। आफ्टर मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन दीज सेडिमेंट्स इट अक्वायर्स द फॉर्म ऑफ सॉइल। और धीरे धीरे ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स में पानी और मिनरल्स का जब मिक्सचर हो जाता है तो वो जो है मिट्टी के रूप में आ जाती है। तो इस तरह से मिट्टी जो है वो बनने की एक प्रोसेस होती है। प्रक्रिया में बहुत अधिक समय भी
लगता है। तो अब हम देखते हैं कि सोइल बनाने के इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोइल फॉर्मेशन, मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया में बहुत सारे कारक जो है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कारक है पेरेंट रॉक या जनक शेल। इट डिटरमाइन द कलर, टेक्सचर एंड मिनरल कंटेंट्स इन सोइल। सबसे पहले सोइल कौन सी रॉक के टूटने फूटने से बनी है। जिस टाइप की पेरेंट रॉक होगी उसी टाइप का कलर सोइल का होगा, उसका टेक्सचर भी वैसे ही होगा और उसके अंदर मिनरल के कंपोनेंट्स भी वैसे ही होंगे। तो सोइल की जो पेरेंट रॉक है दैट इज द फर्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट्स सोइल फॉर्मेशन। फिर हम बात करते हैं सेकंड फैक्टर दैट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंदर रेनफॉल एंड टेम्परेचर दोनों हैं। क्लाइमेट यानी जलवायु, इट डिटरमाइंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ रॉक्स। जिस स्थान की जलवायु या क्लाइमेट जो है वो गर्म होगा वहाँ रॉक्स के टूटने फूटने की प्रोसेस ज़्यादा होगी, वेदरिंग और इरोजन की प्रोसेस ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा ये प्रोसेस होगी सोइल फॉर्मेशन उतना ही फास्ट होगा। जो कूल क्लाइमेट के जो प्लेस होते हैं जहाँ क्लाइमेट बिल्कुल ठंडा रहता है वहाँ पर टेम्परेचर भी कम रहता है और वेदरिंग और इरोजन की प्रोसेस भी वहाँ पर बिल्कुल कम रहती है। तो उन प्लेसेस में सोइल फॉर्मेशन कम होता है। तो क्लाइमेट जिस प्लेस का जैसा होगा उसी प्रकार से उस क्षेत्र में मिट्टी के बनने की प्रक्रिया कम या तेज होती है। तो दूसरा फैक्टर है क्लाइमेट। फिर बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, दैट इज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में स्थल का आकार, स्थल जो है लैंडफॉर्म किस टाइप का है। इसमें मेनली स्लोप वाला जो एरिया होता है दैट इज वेरी यूजफुल फॉर सोइल फॉर्मेशन। ऑन हायर लैंड विथ लैंड थिन लेयर ऑफ सोइल इज फाउंड। जितना ऊंचा एरिया होगा वहां पर सोइल की बहुत स्मॉल लेयर होगी, और वाइल इन द लोअर वैली थिक डिपोजिशन ऑफ एल्यूवियल इज फाउंड। और जैसे जैसे नीचे का एरिया होगा, जो एरिया लो एरियाज होते हैं वहाँ पर सोइल की जो लेयर होती है वो थिक होती जाती है। तो जिस हायर जो एरियाज होंगे वहाँ पर सोइल उसकी लेयर पतली होगी और जो लोअर एरियाज हैं वहाँ सोइल की लेयर मोटी होगी। फिर फोर्थ रीजन फैक्टर है दैट इज वेजिटेशन या प्लांट्स एंड ट्रीज। जो सोइल के अंदर ह्यूमस कंटेंट होता है वो प्लांट्स और ट्रीज की वजह से होता है। दे एड ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस टू द सोइल। तो जितना ट्रीज और प्लांट्स सोइल में मिलेंगे उतना ही ह्यूमस की क्वांटिटी बढ़ेगी और वो उसको फर्टाइल बनाएंगे। फिर लास्ट फैक्टर है दैट इज टाइम। टाइम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सोइल फॉर्मेशन। ओल्डर सोइल्स आर जनरली मोर फर्टाइल देन न्यूअर सोइल। जो पुरानी सोइल होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है नई मिट्टी के मुकाबले में। तो मिट्टी को बनने में जितना लंबा टाइम लगेगा उतना ही उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा होगी। तो दीज आर द 5 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द formation of soils, parent rock, climate, topography, vegetation and the time। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज टाइप्स ऑफ सोइल इन इंडिया। सोइल्स के कौन कौन से वेरियस टाइप्स हैं जो इंडिया में मिलते हैं। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सोइल फाउंड इन इंडिया। भारत में 6 प्रकार की मिट्टी मिलती है। नेमली फर्स्ट वन इज एल्यूवियल सोइल। फर्स्ट है एल्यूवियल सोइल, सेकंड इज ब्लैक सोइल या काली मिट्टी, थर्ड लैटराइट सोइल, फोर्थ रेड एंड येलो सोइल लाल पीली मिट्टी, फिफ्थ इज एरिड सोइल या रेगिस्तानी मरुस्थली मिट्टी, और सिक्स्थ है माउंटेन सोइल यानी पर्वतीय या फॉरेस्ट सोइल इसको कहा जाता है। तो दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ सोइल्स दैट आर फाउंड इन इंडिया। अब हम एक एक करके विभिन्न प्रकार के सोइल के बारे में जानते हैं कि किस सोइल की क्या क्या विशेषताएं होती है और वो किन एरियाज में पाई जाती है भारत के। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एल्यूवियल सोइल की। एल्यूवियल सोइल इट इज द मोस्ट फर्टाइल एंड एक्सटेंसिव सोइल फाउंड इन इंडिया। एल्यूवियल सोइल जो है भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ और सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाई जाने वाली सोइल है। भारत में सबसे ज़्यादा एल्यूवियल टाइप की सोइल ही पाई जाती है और ये बहुत उपजाऊ होती है। इट इज़ फाउंड इन द रिवर वैलीज ऑफ गंगा, यमुना, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। ये जो विभिन्न नदियों के उपजाऊ मैदानों में पाई जाती है, जिसमें गंगा, यमुना, इंडस, ब्रह्मपुत्र और भी जितनी नदियां हैं उन सब के वैली एरिया में, घाटी क्षेत्रों में यह पाई जाती है। दिस सोइल हैज बीन फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स इन द नॉर्दर्न प्लेस। और इस प्रकार की इस एल्यूवियल सोइल के
जो डिपॉजिट्स हैं वो नॉर्दर्न प्लेस या उत्तरी मैदान का जो पूरा पार्ट है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जिसे कहा जाता है, वो पूरा का पूरा इसी एल्यूवियल सोइल से ही बना हुआ है। दिस सोइल इज फाउंड फ्रॉम पंजाब अप टू आसाम। ये सोइल भारत में पंजाब से लेकर आसाम तक की एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड अलोंग द कोस्टल एरियाज, और यही सोइल जो है नदियों के जो तटीय क्षेत्र है, जहाँ समुद्रों में मिलने से पहले जो डेल्टाई एरियाज हैं, गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों के, उन क्षेत्रों में भी ये एल्यूवियल सोइल पाई जाती है। कोर्स सोइल नियर द माउंटेन फुटहिल इज कॉल्ड डुआर्स। वो मिट्टी जो थोड़ी सी भुरभुरी होती है, जिसके कण बड़े रहते हैं, उन्हें पर्वतों के निचले क्षेत्रों में दुआर्स कहा जाता है, कोस एंड तराई। इन द प्लेन एरिया लोअर पार्ट्स आर कॉल्ड खादर एंड अपर पार्ट्स आर कॉल्ड बांगर। और मैदानी क्षेत्रों में इस मिट्टी के जो निचले क्षेत्र होते हैं उन्हें वहां पर उसे खादर कहा जाता है, और ऊपरी क्षेत्रों में इसे वीट, शुगर केन, पल्सेस एंड मेनी अदर क्रॉप्स। ये जो मिट्टी है वो कृषि में बहुत सारी फसलों के उत्पादन में उपयोग होती है, जिसमें दालें हैं, गेहूं है, गन्ना है और चावल है। ठीक है, तो इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल और मोस्ट यूजफुल सोइल दैट इज फाउंड इन। अब हम बात करते हैं ब्लैक सोइल या काली मिट्टी की। दिस सोइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ लावा रॉक्स। लावा, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के टूट फूट से या उनके अपक्षय होने की वजह से जो मिट्टी बनती है उसे काली मिट्टी कहा जाता है, और इसका कलर जो है काला होता है। इट लुक्स ब्लैक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम इन इट, और इस मिट्टी में मैग्नीशियम की अधिक मात्रा की वजह से इसका रंग काला दिखाई देता है। इट इज़ फाउंड मेनली इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड कर्नाटका या डेक्कन ट्राइब। ये मुख्यतः भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात राज्यों में पाई जाती है। ब्लैक सॉइल हैज़ हाई कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। काली मिट्टी में एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि ज़्यादा समय तक नमी को सोख सकती है। इट बिकम्स स्टिकी व्हेन इट इज़ वेट। जब ये गीली होती है तब ये चिपचिपी रहती है, एंड डेवलप क्रेक व्हेन इट इज़ ड्राई। और जब ये सूख जाती है तो इस मिट्टी में क्रेक्स पड़ जाते हैं, बड़ी चौड़ी चौड़ी और दरारें इसमें आ जाती है। इट इज़ बेस्ट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयोगी होती है। हैंस इट इज कॉल्ड एज ब्लैक कॉटन सॉइल, और इसी वजह से इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और इसी मिट्टी का एक और नाम है जिसे रेगुर सॉइल भी इंडिया में कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। तो काली मिट्टी का ही दूसरा नाम रेगुर सॉइल भी है। तो ये हो गई काली मिट्टी। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं थर्ड टाइप की मिट्टी, दैट इज लेटराइट। लेटराइट मिट्टी, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर वर्ड और ब्रिक। ठीक है, ये लैटिन की वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका लेटराइट मीन्स ईंट जैसा, ब्रिक जैसा कलर। डेवलप्ड इन एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। लेटराइट सोइल जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा वर्षा वाले एरियाज में पाई जाती है, और इन क्षेत्रों में लीचिंग की प्रोसेस ज़्यादा होती है, इस वजह से जो है ये मिट्टी बनती है। मेनली फाउंड इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। और लेटराइट सोइल जो है इंडिया के साउथ की जो तीनों राज्य हैं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, वहाँ पर पाई जाती है। फिर बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ सॉइल, दैट इज रेड एंड येलो सॉइल, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी डेवलप्स इन क्रिस्टलाइन इग्नेस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू। ये जो लाल पीली मिट्टी है ये आग्नेय चट्टानों के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पूर्वी और दक्षिणी जो भाग हैं डेक्कन प्लेटू के, उन भागों में पाई जाती है। येलो सोइल आर फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। ठीक है, पीली मिट्टी जो है उड़ीसा के कुछ भागों में भी पाई जाती है। छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गैंगेटिक प्लेन्स में भी मिलती है। और इनका जो रेड कलर है वो सोइल के अंदर आयरन जो होता है उसकी रस्टिंग की वजह से वो रेड कलर की हो जाती है, और उसमें अगर पानी का मिक्सचर ज़्यादा हो जाए तो देन इट कन्वर्ट्स इनटू येलो कलर। ठीक है, तो रेड और येलो सोइल जो है इग्नस रॉक में आयरन की जो क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसकी वजह से, उसकी रस्टिंग की वजह से इसका रंग लाल दिखाई देता है, और फिर इसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाने के बाद ये जो है धीरे धीरे येलो कलर में चेंज हो जाती है। ये भी इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में, स्पेशली डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स में पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं एरिड सॉइल, मरुस्थलीय मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी। इंडिया का जो रेगिस्तान है जो कि राजस्थान और गुजरात और हरियाणा के कुछ पार्ट में मिलता है, तो इसमें इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एरिड सॉइल, मरुस्थलीय मिट्टी। दे रेंज फ्रॉम ब्राउन टू रेड इन कलर। इनका जो है भूरे से लेकर लाल रंग तक का कलर रहता है इस मिट्टी का। दे आर सैंडी इन टेक्सचर।
ये रेतीली होती है और सॉल्टी इन नेचर, और इसका जो टेस्ट है हल्का नमकीन रहता है, खारापन इसमें रहता है। दे आर फाउंड इन मेनली राजस्थान, राजस्थान में इस प्रकार की मिट्टी ज़्यादा पाई है। फिर आप बात करते हैं नेक्स्ट माउंटेन सोइल, सिक्स टाइप ऑफ सोइल दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरेस्ट सोइल। दे आर फाउंड इन माउंटेन फॉरेस्ट एरियाज, पहाड़ों के जंगली एरिया में, वन वाले क्षेत्र में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है जिसे माउंटेन सोइल या फॉरेस्ट सोइल कहा जाता है। दे हैव मोर ह्यूमस कंपाउंड, और इस माउंटेन सोइल में ह्यूमस का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है, ह्यूमस क्वांटिटी ज़्यादा होती है, पेड़ पौधों के पत्ते गिरते रहते हैं और उसकी वजह से उनमें ह्यूमस कंटेंट बढ़ जाता है। दे आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इन हिमालयन रेंज, और भारत की जो पर्वतीय क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट के और हिमालय के हैं उन क्षेत्रों में ये जो माउंटेन सोइल जो है निचले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये जो है भारत में सभी 6 प्रकार की मिट्टियों का जो विशेषता है और उसका क्षेत्रवार जो है वर्णन हमने देखा। अब इसके बाद हम बात करते हैं सोइल इरोजन की, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या है और ये भारत इस समस्या से बहुत लंबे समय से जूझ रहा है और बहुत मुश्किल आती है जब सोइल का अपरदन हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं अपरदन होता क्या है। रिमूवल ऑफ टॉप एंड फर्टाइल लेयर ऑफ सोइल बाय द एजेंट्स लाइक रेन वाटर एंड विंड इज कॉल्ड सोइल इरोजन। अपरदन के जो 2 सोर्स हैं, वर्षा और हवा या पवन के द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत का उड़ जाना, बह जाना, या उस उपजाऊ परत का अपने स्थान से बहकर चले जाना, इसको कहा जाता है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। चंबल रिवर बेसिन इज सो बैडली इरोडेड दैट द एंटायर एरिया इज कॉल्ड एज बैडलैंड और रेवेंस। और भारत में चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र तो इस अपरदन की समस्या से इतना ज़्यादा ग्रसित है कि उस पूरे क्षेत्र को बैडलैंड या रेवेंस कहा जाता है। बीहड़ जो है, चंबल के बीहड़ जो कहा जाता है, पूरी जो मिट्टी वो खराब हो चुकी है, उपजाऊ मिट्टी जो है बहुत जो बीहड़ क्षेत्र ये बन गया है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इरोजन। अब इरोजन भी 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट वन इज शीट इरोजन एंड सेकंड वन इज गली इरोजन। गली इरोजन जो है शीट इरोजन की तुलना में ज़्यादा डेंजरस होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? शीट इरोजन जो होता है उसमें हवा या पानी के द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत जो है वो बहकर जाती है, धीरे धीरे एक परत ही वहाँ से जो है बहकर जाती है। जबकि गली इरोजन में क्या होता है, हैवी रेनफॉल एरिया में जब भारी बारिश होती है तब मिट्टी का पूरा भाग ही एक साथ बहकर चला जाता है। नाली के रूप में मिट्टी का अपरदन होता है, जिसको अवनालिका अपरदन भी कहा जाता है। तो दैट इज गली इरोजन, और ये ज़्यादा डेंजरस माना जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं होता क्यों है, रीजंस फॉर सोइल इरोजन। तो मृदा अपरदन के निम्नलिखित कारण हैं। डिफोरेस्टेशन, वनोन्मूलन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट, ये सबसे बड़ा कारण है। पेड़ जो है मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं और उनको काट देने से मिट्टी का अपरदन ज़्यादा होता है। टोरेंशियल कारण है हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उसमें मिट्टी बहकर चली जाती है। ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल, जानवर जब मिट्टी में चराए जाते हैं तो वो घास को उखाड़ते हैं या उस पर जब चलते हैं तो मिट्टी का बहुत सारा भाग जो है उखड़ जाता है। अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर, प्लॉफिंग लैंड पैरेलल टू द स्लोप। ठीक है, अवैज्ञानिक तरीके से कृषि करना जिसमें पैरेलल स्लोप पर जमीन को जिस तरह से जोता जाता है वो भी एक रीज़न है। और एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड रॉन्ग मेथड ऑफ इरिगेशन, बहुत ज़्यादा मात्रा में खेतों में केमिकल और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने से, साथ ही साथ इरिगेशन की जो गलत मेथड है या ज़्यादा ओवर इरिगेशन करना भी मृदा अपरदन का एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मृदा अपरदन के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसकी बात करते हैं कि कैसे हम इस मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। मेजरमेंट्स टू चेक सॉइल एरोजन। ठीक है, सॉइल एरोजन या मृदा अपरदन को रोकने का सबसे बड़ा और प्रभावी उपाय है अफोरेस्टेशन, वन लगाना, प्लांटिंग ट्रीज ऑन डिग्रेडेड लैंड। जो खराब या अपरदन वाली लैंड है उसके ऊपर अगर प्लांट्स लगा दिए जाते हैं तो वहाँ पर अपरदन रोका जा सकता है। प्लगिंग ऑफ गलीज, गलीज जो होती है, अवलानिकाएँ जितनी भी रहती है उनको ब्लॉक करना, बंद करना। चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल्स, जानवरों की जो ओवर ग्रेजिंग होती है, खुले में जिनको चराया जाता है उसको चेक करना, कंट्रोल करना। देन साइंटिफिक एग्रीकल्चर, प्लफिंग लैंड एट राइट एंगल ऑफ स्लॉप एंड कंटूर प्लान। ठीक है, वैज्ञानिक तरीकों से खेती करना, जो स्लोपी एरियाज होते हैं वहाँ राइट एंगल पर फ्लफिंग या प्लोइंग करना चाहिए, जिसको कंटूर प्लोइंग कहते हैं, तो वो वहाँ पर करना चाहिए। फिर क्रॉप रोटेशन, क्रॉप
को रोटेशन में उगाना चाहिए। एक ही क्रॉप को बार बार ना उगाकर एक बार कोई एक फसल उगानी चाहिए, उसके बाद अगले सीजन में दूसरी फसल उगाना। तो इस तरह से क्रॉप रोटेशन जो है बहुत ज़रूरी होता है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। फिर बात करते हैं टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग का मतलब जो स्लॉपी एरियाज होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र जहाँ होते हैं, उन पहाड़ी क्षेत्रों में टेरेस फार्मिंग जो है वो एक बहुत अच्छा तरीका है जिसके थ्रू उन एरियाज में मृदा के अपरदन को कम किया जा सकता है। तो दीज आर वेरियस मेथड्स बाय विच वी कैन चेक सोइल इरोजन। तो इन सभी को हमें अपने खेतों में अपनी जगह पर प्रयोग में लाना चाहिए। इसी के साथ आज के इस फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स क्लास 10th का जो है ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्लास की अगले जो चैप्टर्स हैं उनके साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और इस कोरोना पैंडेमिक में जो है हिम्मत रखिए, समस्याएं दूर होगी, अच्छा समय आएगा। हैव ए गुड डे, बाय टू ऑल।